हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र का लेक्चर आपको फर्स्ट बताने वाले हैं। और ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा रिसर्च जानकारी लेंगे। देखिए, विधि शास्त्र होता है, जैसे विधि का जो ज्ञान होता है उसको विधि शास्त्र कहा जाता है, जिसमें हम विधि के बारे में, कानून के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके लिए हमको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो इसको पहले के समय में इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता था, जिसके जो फादर हैं वो है जॉन आइंस्टीन। 1719 से 1859 के बीच में इन्होंने विधि शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखा। कहा जाए कि जिसमें हम एक तरह से, अगर मान लीजिए भौतिक विज्ञान की अगर परिभाषा पूछी जाए, तो जितनी भी हम भौतिक राशियों की गणना करते हैं या उनके बारे में जानते हैं, बल के बारे में जानते हैं, और उनका अध्ययन जिन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उनको भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो विधि के अंतर्गत आने वाले जितने भी ज्ञान हैं उनको हम विधि शास्त्र कहा जाता है, और उसी को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी जो अंग्रेजी विधिवेत्ता है वो जॉन आइंस्टीन है, और इनको विधि शास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने विधि शास्त्र के बारे में बहुत सी डिटेल जानकारी दी, और इन्होंने इसको दो भागों में बांटा, दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला था व्यक्ति हेतुक विधि शास्त्र, व्यक्ति हेतुक विधि शास्त्र, व्याख्यात्मक शास्त्र, मतलब जिसमें व्यक्ति के प्रयोग में लाई जाने वाली जितनी भी विधियां हैं जो उसके सहूलियत के लिए है, या अगर वो कोई अपराध करता है तो उसके लिए जितने भी दंड का जो प्रावधान है वो सब विधि शास्त्र के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है अभिवंचक परिनिंदात्मक या पार्श्वीय विधि शास्त्र, सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको किस प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसको दंड दिया जा सकता है, और उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती, ये सब हम विधि शास्त्र के अंतर्गत ही जानेंगे। अब इसी में एक महान दार्शनिक शास्त्र थे बेंथम। इन्होंने विधि शास्त्र के अंतर्गत कुछ उपयोगिता बताई कि बेंथम आइंस्टीन की भांति प्राकृतिक विधि के आलोचक थे। बेंथम जो थे उन्होंने विधि शास्त्र के एक आलोचक थे, और उन्होंने बताया कि जॉन आइंस्टीन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के, जिनको इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का पिता कहा जाता है, उन्होंने जो जो बताई उसके बारे में जो भी उन्होंने आलोचनाएं करी, तो वो उन्होंने क्या आलोचनाएं करी। उन्होंने कहा कि बेंथम ने उपयोगिता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उनकी उपयोगिता के सिद्धांत का तात्पर्य अधिक से अधिक लोगों के अधिक भलाई, दूसरे शब्दों में विधि का प्रयोजन अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई करना है। विधि शास्त्र का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए कानून के द्वारा जो भी भलाई हो सकती है वो की जाए। क्योंकि अगर हम किसी भी देश के नागरिक हैं तो हमको वहां के ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो हम कहा थे कि बेंथम के अनुसार अगर कोई भी विधि शास्त्र है तो उसको उस व्यक्ति के सुख और दुख दोनों कसौटी पर परखा जाना आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कानून है वो हमारे दुख का कारण न बन जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विधि है अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके सुख का कारण ये विधि शास्त्र न बन जाए। तो बेंथम के आलोचना करने से हमको यही पता चलता है कि विधि को सुख और दुख दोनों कसौटी पर उतरनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो उसको न्याय मिलना चाहिए, भले देर में मिले, लेकिन न्याय मिलना बहुत जरूरी है। अब इन्होंने इसी पर एक सिद्धांत दिया कि बेंथम का जो सुख और दुख का सिद्धांत है वो क्या है, प्लेजर एंड पेन। जैसा कि हमको पता है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, जहां पर अधिकार है वहां पर उपचार भी है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध जाकर कोई गलत काम करता है तो उसका सजा का प्रावधान भी हमारे कानून नियम में है। तो बेंथम के अनुसार प्रकृति के मनुष्य को सुख और दुख का साम्राज्य प्रदान किया गया है,
अगर वो सुख झेलेगा तो उसको दुख भी झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा सुख ही झेलता रहे, उसको दुख भी देखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाले की दया से और विधि के शास्त्रानुसार देखा जाए कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई जरूर आती है, तो उसको सुख और दुख दोनों देखना जरूरी है, ताकि उसके जीवन का जो बैलेंस है वो बना रहे। बेंथम का सुख और दुख को एक सूची में तैयार की। धन का सुख, सम्मान का सुख, मित्रता का सुख, ज्ञान का सुख, सामाजिक लगाव का सुख, कष्ट से मुक्ति का सुख इस सूची में सम्मिलित थे। कष्ट की सूची में बेंथम ने अभाव का कष्ट, पैसे की कमी, निराश होने का कष्ट, विभिन्न रोगों से उत्पन्न होने का कष्ट, दुश्मनी का कष्ट, ठीक है, और वह व्यक्ति जो पीड़ित है वो किसी अपराध से अगर कष्ट है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है तो वो भी एक तरह का दुख है, जो कि विधि शास्त्र के अनुसार होता है। कहने का मतलब है कि विधि जो है, अगर हमारे पास किसी को, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो कानून ने हमारे जो भी धाराएं, जो भी उपनियम बनाए हैं, उससे हम किसी भी व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को अगर पीड़ित करता है या उसके साथ कुछ गलत करता है, तो कानून ये आज्ञा देता है, कानून ये नियम बताता है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ, अपने न्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। यही चीज बेंथम ने जस्टिन, इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो फादर थे, उनकी विधि शास्त्र पे आलोचनाएं की। अब इसी में एक बात निकल के आती है कि जो इसके अंदर जो पॉजिटिव ला है, जो सकारात्मक है, विद्यात्मक का अधिचरित जो है, पॉजिटिव ला क्या है, तो आइंस्टीन ने सकारात्मक विधि या विद्यात्मक विधि की परिभाषा देते हुए कहा, ये उन्होंने बताया कि सकारात्मक विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से है जो राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ द्वारा उन लोगों के आचरण को नियंत्रित करने के प्रतिपादित की जाती है। कहने का मतलब है कि नियम कानून उस व्यक्ति के लिए या उस साधारण व्यक्ति के लिए बना है कि जो अपने लक्ष्मण रेखा के भीतर अगर कोई काम करता है, विधि के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं करता है, तो उसको कानून से, उसको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई लक्ष्मण रेखा को पार करता है या कोई अपने शक्तियों का गलत फायदा उठाता है, कोई भ्रष्ट करता है या कोई किसी का अधिकार छीनता है, तो कानून उसको वो नियम देता है कि वह अपने अधिकार के खिलाफ आवाज उठाए, जिसके लिए उसको न्याय मिल सकता है अगर उसके साथ गलत हुआ है। चाहे वो धन की हानि हो, चाहे संपत्ति की हानि हो, या किसी के शरीर की हानि हुई हो, किसी भी प्रकार की हानि हुई हो, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठ सकता है, जिसके लिए उसको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। अब इसी में एक बात आती है कि एज ए सोसाइटी सो इज द लॉ, जैसा समाज वैसी विधि होगी। अब अगर हमारे भारत के कानून को देखा जाए, अगर हमारे भारत के कानून के विषय में बात किया जाए, तो हमारे भारत का जो कानून है वो अन्य देशों से चुराया गया है। चाहे हमारी आईपीसी की बात की जाए, सीआरपीसी की बात की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, लॉ से रिलेटेड जितने भी नियम हैं सब वो दूसरे देशों से चुराए गए, ठीक। लेकिन अगर हम अपने कानून को अगर दुबई के कानून से कंपेयर करें, तुलना करें, तो वहां पर ऐसा नहीं है। जैसा समाज हो वैसा ही विधि होना चाहिए, वैसा ही कानून होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर यहां कोई चोरी करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, वो जमानत लेके छूट जाता है। या अगर यहां कोई बलात्कार करता है तो उसको बहुत ज्यादा हो सकता है कि आजीवन कारावास मिले, या बहुत रेयर चांस में उसको मौत की सजा मिलती है। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं, जिस तरह का समाज होगा वैसी ही विधि होगा। अगर समाज के हिसाब से कानून बनाया जाए तो हर इंसान के दिमाग में कानून के प्रति भय रहेगा कि अगर वो कोई गलत काम करता है तो उसको उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। तो यहां पर मैं इस बात से अगर कहा जाए तो संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि अगर कोई ऐसा जघन्य अपराध करता है उसके लिए उसको कठिन सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई रेप जैसा या कोई शोषण जैसा या कोई ऐसा भी जघन्य अपराध करता है जिससे किसी के आत्मसम्मान की, किसी के शरीर की, या किसी के प्रतिष्ठा सम्मान की, या किसी की इज्जत की हानि हो, या उसकी इज्जत तार तार हो, तो उसको कठोर से कठोर कारावास या उसको दंड की सजा मिलना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में ऐसा कोई करने से पहले 10 बार सोचे। जो कि हमारे दुबई में कानून प्रधान है कि अगर कोई बलात्कार करता है तो उसका
शरीर काट देते हैं बीच चौराहे में, अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट देते हैं। तो इसमें जस्टिस बेंथम का कहने का मतलब है कि जैसा समाज हो उसी हिसाब से विधि होनी चाहिए, क्योंकि अगर समाज के हिसाब से विधि होगी तो वो कानून के हिसाब से चलने में मदद करेगा लोगों की, और लोगों के प्रति कानून के लिए एक डर रहेगा, भय रहेगा कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमको इस प्रकार से सजा मिल सकती है। लेकिन किताबी बातें और रियलिटी बातों में बहुत अंतर है। आजकल लोग रेप करने के बाद भी छूट जाते हैं, मर्डर करने के बाद भी छूट जाते हैं, फाइलें चलती रहती है, कितने केस पेंडिंग पड़ रहते हैं। ये सब किताबी बातें हैं। रियल लाइफ में ये चीज एकदम अलग हो जाती है, इसलिए इसको रियल लाइफ न जोड़िए, क्योंकि रियल लाइफ में कुछ अलग ही चलता है भाई। लेकिन आज भी आदमी कहता है कि मैं तुम्हें न्यायालय में देख लूंगा, क्योंकि उसको न्यायालय पर भरोसा है कि हाँ विनयालय उसके साथ अन्याय नहीं करेगा। अब भले न्याय उसको देर में मिले, ये बात अलग है। अब इसी में एक अगला टॉपिक आता है कि विधि जो है वो न्यायालय से जन्म लेती है। जाहिर सी बात है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र के अनुसार ही विधि का जन्म हुआ, ठीक है। अब अपराध जो भी हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जितने भी हमारे विधि की किताबें हैं, उस पर अपराध को देखते हुए उन कानूनों को, उन नियमों को बनाया गया। कहने का मतलब है कि अगर हम अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं, किसी को मारने की कोशिश करते हैं, तो 307 लगती है, ठीक। लेकिन अगर वही काम अगर हम किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से अगर मार दे तो उसमें सजा का अलग प्रावधान है, उसमें उसको हो सकता है 7 साल की सजा हो। लेकिन अगर अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसको आजीवन कारावास हो सकता है या 20 साल की जेल भी हो सकती है। तो यहां पर अगर रियलिटी में देखा जाए कि दोनों में कृत जो है वो मानववादी है। गाड़ी से भी इंसान मर रहा है और आदमी के डायरेक्ट मारने से भी मर रहा है, लेकिन यहां पर दोनों की परिभाषाएं अलग अलग होती है। तो विधि न्यायालय से ही जन्म लेती है, जैसा अपराध होता है उस हिसाब से नियम बनाया जाता है, और जैसा कोई विवाद उत्पन्न होता है उससे संबंधित उस कानून के तहत उसको सजा मिलती है। चाहे वो ट्रस्ट इक्विटी हो, चाहे हमारा सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, सीआरपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कंपनी लॉ हो, एनवायरमेंट लॉ हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, उसी हिसाब से सजा मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का पहला लेक्चर है। अगला लेक्चर मैं आपको अगले दिन जरूर अपलोड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इससे रिलेटेड आगे भी वीडियो मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।